हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं। चलिए तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने क्लास शुरू करने के लिए उपस्थित हो गया हूं। और हमारे वो फ्रेंड्स जो अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इंग्लिश बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है। आप अच्छे तरीके से इसको सीखने और सिखाने के सिलसिले को लेकर के कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ में दोस्तों, तो हमें लगता है इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट फियर माय डियर, आई एम हियर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम नाउन के टॉपिक को अभी तक हम पढ़ रहे थे। और दोस्तों, लगभग नाउन का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होने को है। लेकिन आज हम नाउन से रिलेटेड कुछ ऐसे एस्पेक्ट होंगे, कुछ ऐसे कंटेंट होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे दोस्तों जो अच्छे लेवल पर आकर के कंफ्यूज कर देते हैं। ज़्यादा नहीं, कुछ हमारे सामने ऐसे नाउन हैं जो हकीकत में देखा जाए तो उनको लेकर के कन्फ्यूजन बना रहता है कि वो काउंटेबल नाउन होंगे या अनकाउंटेबल नाउन होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्यारा सा वर्ड आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। और कन्फ्यूजन वर्ड्स में देखा जाए तो एक प्यारा सा वर्ड जो अधिकतर हम लोगों को कन्फ्यूज करता है, एक प्यारा सा वर्ड है दोस्तों, वर्क। जी हाँ, एक बार पढ़ के बताइए ये हमने क्या लिखा आपके सामने, वर्क। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था आर के बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट्स आएगा दोस्तों तो वहाँ पे आर की साउंड नहीं बोलेंगे। तो WORK यहाँ पर लिखा है मैंने दोस्तों, WORK। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा है वर्क। हकीकत में देखा जाए तो वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस वर्क की बात करूं दोस्तों तो ये अपने आप में इसका जो बिहेव है माय फ्रेंड्स, इसका बिहेव अनकाउंटेबल की तरह होता है। किसी भी सेंटेंस में यदि वो की बात करें तो इसका बिहेव अनकाउंटेबल नाउन की तरह होता है। और जब इनका बिहेव अनकाउंटेबल नाउन की तरह होगा तो इनकी मीनिंग ड्यूरेशन ऑफ टास्क, इनकी मीनिंग हो जाएगी ड्यूरेशन ऑफ टास्क। मतलब किसी काम को करने में जो टाइम लगता है, ऐसे वर्क जो टाइमिंग के हिसाब से किए जाते हैं दोस्तों। जिन वर्क को टाइम के हिसाब से सेट करके किया जाता है माय फ्रेंड्स, उसको हम वर्क बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। और वहाँ पर वो अनकाउंटेबल की तरीके का बिहेव करता है दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ टास्क मैंने लिखा है। जैसे मान लिया हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाने का वर्क, एक लिमिट है मेरे द्वारा पढ़ाने का जो काम आपके साथ मिलकर के होगा दोस्तों, उसका एक ड्यूरेशन है, उसका एक टाइम है माय फ्रेंड्स। ड्यूरेशन का मतलब टाइम होगा, अंतराल जिसको मैं कह सकता हूँ। तो ड्यूरेशन का मतलब टाइम। जैसे मैं आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी है इतनी देर तक मैं पढ़ा सकता हूँ। तो कुल मिला जुला करके माय फ्रेंड्स, जहाँ भी बात ड्यूरेशन ऑफ टास्क की होगी तो वहाँ पर वर्क को हम अनकाउंटेबल की नज़र से देखेंगे। और यदि इसी अनकाउंटेबल में, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसी अनकाउंटेबल में यदि हम यस को ऐड कर देते हैं, मैंने कहा यदि इसी या वैसे भी समझिए, अगर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम यस या यस को सफिक्स कर देते हैं माय फ्रेंड, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में अगर हम यस या यस को सफिक्स कर देते हैं तो यह उस वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है। चेंज द मीनिंग, ध्यान दीजिएगा, चेंज द मीनिंग। मैंने कहा कि किसी भी अनकाउंटेबल में यदि आप यस या यस को सफिक्स करेंगे तो वो चेंज द मीनिंग, वो उस वर्ड्स की मीनिंग को चेंज कर देता है। मैंने अब जैसे इस वर्क की बात करूं दोस्तों, मान लिया अगर इस वर्क में हम ऐड कर देते हैं, यदि हम इस वर्क को राइट करते हैं और इसी वर्क में मैंने ऐड कर दिया यस, तो ये बन गया वर्क्स। तब इसकी मीनिंग क्या होगी दोस्तों, इसको समझिए। तब इसकी मीनिंग हमारे सामने क्या निकल कर आती है, तब इसकी मीनिंग हो जाएगी रिपेयर। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगी, रिपेयर। क्या हो जाएगी दोस्तों, रिपेयर। दोस्तों, जैसे जब मैंने वर्क में यस ऐड कर दिया तो इसकी मीनिंग रिपेयर या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं मेंटेनेंस। जी हाँ,
मेंटेनेंस। ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड्स कि अगर वर्क अनकाउंटेबल में है तो इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ टास्क होगा, मतलब किसी काम को कितने समय में हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा फ्रेंड्स कि अगर वर्क में हमने यह सेट किया तो इसका मतलब रिपेयर या मेंटेनेंस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ड्यूरेशन ऑफ टास्क का मतलब किसी भी काम को हम कितने समय में कर रहे हैं। और जैसे इस वर्क पे यस जोड़ दिया तो इस वर्क का मतलब हो गया रिपेयर या मेंटेनेंस, मतलब किसी काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है। हम लोगों के लोकल एरिया में दोस्तों एक विभाग एक्टिविटी करता है जिसको हम लोग बोलते हैं PWD। ज़रा इस PWD का फुल फॉर्म्स क्या होगा दोस्तों? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारे सामने अपने क्षेत्र में, अपने लोकल एरिया में किसी भी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो तुरंत हम लोग PWD के पास जाते हैं, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस वर्क को मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होगा दोस्तों। ये यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टास्क कोई मतलब नहीं है, इसका ही मतलब नहीं है कि मैं कोई काम आया इतने समय से करके चला गया। इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जहाँ भी जिस भी वर्क को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करते हैं तो रिपेयर या मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो वहाँ पर वर्क्स का यूज करते हैं। और जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टास्क का मतलब होता है वहाँ हम उसको वर्क के नज़रिए से देखते हैं। जैसे मान लें हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। जैसे हमने कहा हमने क्वेश्चन लिखा हिज रूम। जी हाँ, हिज रूम नीड्स ए लॉट ऑफ वर्क या वर्क्स। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने, मैंने ये लिखा हिज रूम मतलब उसके रूम को, नीड्स ज़रूरत है, ए लॉट ऑफ ढेर सारा वर्क की या वर्क्स की। अब रूम के नीड्स के, रूम की बात हो रही दोस्तों, तो रूम के यहाँ रिपेयर की बात हो रही है। और जब भी वर्क को हम रिपेयर के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे वर्क्स का यूज़ करेंगे, यानी उसके रूम को ज़रूरत है रिपेयर की, यानी दोस्तों यहाँ वर्क्स कहना ज़्यादा सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना आप चीज़ों को ध्यान दीजिए, काम करिए, पहले इसको लिखिए, फिर हम आपके सामने और भी कुछ वर्ड्स, प्यारे प्यारे वर्ड्स लेके आते हैं। नहीं, थोड़ा सा जगह है, देख ही लीजिए। एक और प्यारा सा वर्ड से दोस्तों, इसी तरीके से ये एक पहला वर्ड्स था। एक प्यारा सा वर्ड्स हमारे सामने और है जो अक्सर हम लोगों को लिखा मिलता है, हेयर। जी हाँ, इस हेयर की बात करो दोस्तों तो हेयर का मतलब क्या है आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ये हेयर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। हेयर एक नाउन है, ये सत्य है दोस्तों, लेकिन किसी भी सेंटेंस में हेयर का बिहेव कैसा होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आता है। आप अच्छी तरीके से सोचिए कि हेयर की बात करो दोस्तों तो इसका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नज़र से। इसका यूज हम करते हैं किस कैटेगरी में? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। लेकिन एक चीज़ बता दो दोस्तों, यदि हेयर का यूज हम ब्यूटी के एस्पेक्ट से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हेयर का यूज हम ब्यूटी के एस्पेक्ट से करते हैं, यदि हेयर का यूज हम ब्यूटी के एस्पेक्ट से करते हैं माय फ्रेंड्स, तो उसको हम अनकाउंटेबल की नज़र से रखते हैं। लेकिन अगर वही हेयर आपकी बॉडी में आकर के आपकी ब्यूटी को ख़त्म करता है, मतलब वो ब्यूटी में बाधा डालता है दोस्तों, तो वहाँ पर हम हेयर को काउंटेबल के दृष्टिकोण से देख सकते हैं माय फ्रेंड्स। जैसे मान लिया अगर हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन राइट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा, जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन लिखा, ही हैज़ मेनी ग्रे। अब इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा हेयर, फिर मैंने लिखा हेयर्स। अब आप खुद सोचो दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा काले सुरक्षित मेरे बाल, यदि हमारे हेयर ब्लैक में हैं
तो लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि इसका पूरा का पूरा हेयर बहुत अच्छा है, पूरा ब्लैक है। लेकिन इसी हेयर के बीच में यदि हमारा कहीं एक आध बाल वाइट हो जाता है या पक जाता है या ग्रे की नज़र में आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर वो पूरे बाल की खूबसूरती को तहस नहस कर देता माय फ्रेंड्स। तो मैंने कहा ना, यदि हेयर का एस्पेक्ट ब्यूटी से होगा, यदि हेयर का एस्पेक्ट माय फ्रेंड्स ब्यूटी से होगा, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में हो, मतलब उसमें हम एस या एस सफिक्स नहीं करेंगे। लेकिन यदि हेयर का एस्पेक्ट ब्यूटी से नहीं होगा, ब्यूटी से नहीं होगा दोस्तों, तो उसको हम काउंटेबल की नज़र में रख सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहा ही हैज़ मेनी ग्रे, यहाँ पे कहने का मतलब उसके सिर में कई ग्रे बॉल हैं। इसका मतलब हम यहाँ हेयर नहीं, किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, हेयर्स का यूज़ करेंगे। इस तरीके से दिमाग पे चीज़ों को रखे रहिएगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि हम हेयर को, हेयर में चाहे तो यस या यस, या ऐसा समझिएगा कि हेयर के ठीक पहले ऐसा कोई वर्ड आ जाता है जो ब्यूटी से रिलेटेड नहीं होता है, जो ब्यूटी से रिलेटेड नहीं होता है दोस्तों, तो उसके बाद हम हेयर में चाहे हेयर का यूज़ करें या मतलब सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से वहाँ पर यस सफिक्स कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ हेयर के ठीक पहले ग्रे आया, अब ये ग्रे शब्द इसके पहले आकर के ये ग्रे शब्द बता रहा है कि यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से हेयर को ब्यूटी के एस्पेक्ट से नहीं देखा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हेयर में यस को सफिक्स करके प्लूरल बनाया गया है दोस्तों। अगर यहाँ ए होता ही है ए ग्रे, तो यहाँ हेयर ही कहते, लेकिन यहाँ पर हेयर तब अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल की नज़र से देखा जाता माय फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हेयर के ठीक पहले ऐसा कोई वर्ड लिखा गया हो जो उसके ब्यूटिफिकेशन को ना शो कराता हो माय फ्रेंड्स, तो हेयर में हम ज़रूरत के हिसाब से यस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। और अगर वो सिंगुलर के एस्पेक्ट से है तो वहाँ हेयर को हेयर ही रखेंगे, लेकिन वहाँ पर वो काउंटेबल की नज़र से सिंगुलर फॉर्म में माना जाएगा दोस्तों। लेकिन यदि हेयर का एस्पेक्ट ब्यूटी से होगा तो हमेशा अनकाउंटेबल में होगा, और वहाँ पर हमें किसी भी यस या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो माय फ्रेंड्स एक काम करिए, इसको पहले आप राइट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम आगे लेकर के चलते हैं। नोट करिए इसको। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये सब सेंटेंस में आकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं माय फ्रेंड, तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। नोट कर चुके होंगे। चलिए हम आपके सामने एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा अभी देख के बताइएगा कि ये क्या है, सही है या गलत है। मतलब आप बताइएगा कि ये जो सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूँ, ये सेंटेंस में ब्यूटी का एस्पेक्ट दे रहा है माय फ्रेंड्स या नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिएगा, ही हैज सम हेयर, या फिर मैंने लिखा हेयर्स ऑन हिज आर्म। जी है, क्वेश्चन मैंने लिखा, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। कैमरामैन ऑन तक दिख रहा है? चलिए इसके बाद मैं यहाँ राइट कर देता हूँ ऑन हिज आर्म। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस हमने लिखा ही हैज़ सम हेयर या हेयर्स, आप यहाँ देख लीजिएगा, ही हैज़ सम हेयर या हेयर्स, और कह रहा कि ऑन हिज आर्म, उसके भुजाओं पर, उसके बाहों पर ढेर सारे बाल हैं। अब आप सोचिए,
आप यहाँ से आपके पूरे हाथ पर, दोनों हाथों पे बाल ही बाल हो जाएं, पैर पे बाल ही बाल हो जाएं, तो आई थिंक वहाँ ब्यूटी पे थोड़ा सा मोहर लग जाता है, मतलब वहाँ ब्यूटी की बात नहीं होती है ना दोस्तों। तो इस सेंटेंस में कह रहा है कि ही हैज सम, उसके पास है कुछ। अब सम की बात है, यानी वो सम कहाँ है, उसकी भुजाओं पर, यानी एकदम क्लियर है कि यहाँ ब्यूटी की बात नहीं हो रही है। और जब सेंटेंस में ब्यूटी की बात नहीं होगी दोस्तों, तो वहाँ पर हम हेयर को काउंटेबल की नज़र से देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर भी माय फ्रेंड्स हेयर्स कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, हेयर कहना नहीं सही होगा। इस एग्जाम्पल को भी आप राइट कर लीजिए ताकि कहीं से कोई समस्या ना हो। इसके बाद चलिए कुछ और वर्ड हैं, मैंने आपको वर्क के बारे में बताया, हेयर के बारे में बताया, और भी कुछ वर्ड हैं। हाँ, फिश, एक और प्यारा सा वर्ड है दोस्तों, फिश भी किसी सेंटेंस में आकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। चलिए, तो ये सब नोट कर लिए होंगे, चलिए फिश की तरफ चलते हैं। नोट्स दोस्तों अच्छे से बनाइएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कन्फ्यूजन आपका अगर होगा तो प्लीज़ ज़रूर मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है, कैसे हुआ। ज़रूर हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ज़रूर देंगे। चलिए, एक प्यारा सा वर्ड है, कभी कभी हमारे सामने तीसरा जो वर्ड है फिश। दोस्तों, अगर मैं इस फिश की बात करूं तो ये भी सेंटेंस में दो तरीके से काम करता है। तो माय फ्रेंड्स, फिश क्या हुआ, फिश की बात करें तो सेंटेंस में फिश दो तरीके से काम करता है। फिश का बिहेव भी दोस्तों अक्सर अगर देखा जाए तो फिश का बिहेव भी अनकाउंटेबल की नज़र से देखते हैं। अगर देखा जाए तो फिश का बिहेव भी माय फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नज़र से देखा जाता है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, अगर फिश का बिहेव अनकाउंटेबल है दोस्तों, तो इसका यूज हम प्रायः फूड आइटम के लिए करते हैं। जी हाँ, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। अगर फिश को हम अनकाउंटेबल की नज़र से रखते हैं तो वहाँ फिश को हम फूड आइटम्स की कैटेगरी में मानते हैं। लेकिन अगर हम इसी फिश को प्लूरल बनाने का काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी फिश को दोस्तों हम प्लूरल बनाने का काम करते हैं, इसमें ES जोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, इसमें ES जोड़ करके, मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि अगर फिश में, ध्यान देखिए यहाँ मैंने फिश लिखा है और यहाँ मैंने ES जोड़ा है, तब फ्रेंड्स इसका मतलब काउंटेबल की कैटेगरी में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, CN का मतलब काउंटेबल नाउन। तो ऐसे कंडीशन में फिश का यूज हम इनके स्पेसीज़ को बताने के लिए करते हैं। जी हाँ, सेंटेंस में इनके स्पेसीज़ मतलब प्रजातियाँ, इनकी प्रजातियों के बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब फिश को हम अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के फंक्शन में यूज कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। लेकिन अगर फिश अनकाउंटेबल होगा तो इसका यूज फूड आइटम्स के लिए होगा, मतलब खाने के लिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और मरने के बाद क्या करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम ही होगा। हाँ, मरने के बाद अब मैं क्या बताऊं, आप लोग समझदार हैं, यानी उसको खाने के रूप में यूज़ करते हैं माय फ्रेंड्स। तो वहाँ पर फिश को हम अनकाउंटेबल, सेंटेंस को देखने से आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस में मछली का यूज फूड आइटम्स के रूप में हो रहा है या फिर स्पेसीज़ के रूप में हो रहा है। अगर फूड आइटम्स के रूप में होगा तो वहाँ अनकाउंटेबल की कैटेगरी से काम करेगा। अगर स्पेसीज़ सेंटेंस में बताया जा रहा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर उसका मतलब वो काउंटेबल की नज़र से है। मैं दो सेंटेंस लिखने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसकी प्रजातियाँ देख लीजिए, इसके कई स्पेसीज़ होते हैं माय फ्रेंड्स। हमारे वो मित्र जो फ़िश को फूड आइटम्स के रूप में यूज़ करते होंगे तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसके स्पेसीज़ क्या क्या होते हैं। एक होता है पाइक फ़िश होता है, और एक होता है ट्रॉट फिश। जो खाते होंगे वो जानते होंगे, एक ट्रॉट होता है और एक हाँ बहुत प्यारा सैल्मन, इसको लाल मछली भी शायद कहते हैं, सैल्मन।
अच्छा, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं दोस्तों, अब आप सब जानिए। हालांकि और भी हैं, और भी ऐसे ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं। तो जब बात स्पेसीज़ की होगी दोस्तों, तो वहाँ पर फिश को हम काउंटेबल की नज़र से देखेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, उधर नहीं यहाँ लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आई सा ब्लैंक, आई सा ब्लैंक इन द पॉन्ड। अब इस क्वेश्चन को आप देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई सा, मैंने देखा, इन द पॉन्ड, तालाब में। अब तालाब में सिर्फ मछलियों को आप देखने के लिए गए हो, तो तालाब में एक ही स्पेसीज़ की तो मछलियाँ होंगी नहीं, तालाब में कई स्पेसीज़ की, मतलब कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाएंगी। तो यानी इस सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा माय फ्रेंड्स कि इस सेंटेंस में स्पेसीज़ की बात हो रही है। और अगर स्पेसीज़ की बात हो रही है तो यानी इस सेंटेंस में मुझे फिश नहीं, फिशेस का यूज़ करना होगा। फिश में ईएस जोड़ेंगे तो वहाँ स्पेसीज़ की बात होगी, वो काउंटेबल होगा। यानी इस सेंटेंस में माय फ्रेंड फिशेस कहना ज़्यादा सही होगा। आप समझ रहे हैं ना। और यदि क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए, आई सर्व्ड हिम, आई सर्व्ड हिम इन जी हाँ, मैंने क्वेश्चन लिखा, आई सर्व्ड हिम इन ब्रेकफास्ट। अगर इसके लिए ऑप्शन दे दिया जाए कि इस सेंटेंस में, यहाँ पर भी हालांकि ऑप्शन पूछा जा सकता है, ऐसे देगा पेपर में आपके कि फिश कहना सही होगा या फिर फिशेस कहना सही होगा। सॉरी, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, फिश कहना सही होगा या फिशेस। तो यहाँ आई सा, ये इंसान देख रहा है पॉन्ड में, यानी इसकी स्पेसीज़ की बात हो रही है, इसलिए फिशेस किया गया। लेकिन यहाँ ये कह रहा आई, यहाँ भी ऑप्शन मान लिया दिया गया हो फिश और या फिर फिशेस। अब जरा सोचिए, आई सर्व्ड हिम इन ब्रेकफास्ट। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ माय फ्रेंड, तो ये इंसान, इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये इंसान सर्व मतलब परोस रहा है, हिम मतलब किसी इंसान को ब्रेकफास्ट में, और ब्रेकफास्ट यानी तुरंत दिमाग में आता कि फूड आइटम्स की बात कर रहा है। यानी ये इंसान ब्रेकफास्ट में इसको मछली दे रहा है, यानी फूड आइटम्स के रूप में यहाँ यूज़ किया जा रहा है। और जब भी फूड आइटम्स को होगा तो अनकाउंटेबल होगा, तो वहाँ पे फिशेस नहीं, यानी यहाँ फिशेस कहना गलत होगा, फिश कहना ज़्यादा सही होगा माय फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, फिश लगा दिया, और यहाँ फिश कहना ज़्यादा सही होगा। तो मैंने बताया क्या माय फ्रेंड्स, एक बार सुन लीजिए कि फिश दो तरीके से काम करता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यदि फिश को हम फूड आइटम्स के रूप में यूज करते हैं, जी हाँ, तो वो अनकाउंटेबल की नज़र से देखा जाएगा। और यदि फिश की हम स्पेसीज माने मछलियों की प्रजातियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर फिश में ईएस जोड़ करके हम उसको काउंटेबल की नज़र से एब्जॉर्व कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। यानी जब भी बात स्पेसीज, क्योंकि सेंटेंस में आई सा इन द पॉन्ड, तालाब में वो देखा है, यानी स्पेसीज की बात हो रही है। सेंटेंस में कहीं से पढ़ के नहीं लग रहा है कि यहाँ फूड आइटम्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ फिशेज में से फिशेज में से माय फ्रेंड फिशेस कहना सही हुआ और फिश कहना गलत हो गया। लेकिन आई सर्व्ड हिम ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से नज़र आया कि ये इंसान इस इंसान को फूड आइटम्स के बारे में यूज़ करा रहा है, यानी ये इंसान इस इंसान को मछली दे रहा है, परोस रहा है फूड आइटम्स के लिए, इसलिए यहाँ पर फिश कहना ज़्यादा सही हुआ, क्योंकि यहाँ फूड आइटम्स होने की वजह से यहाँ अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा माय फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक काम करिए, इसको भी नोट करिए, फिर और भी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। जल्दी से इसको नोट करिए माय फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें लगता है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो सेंटेंस के ज़रिए, अब इन सारे के सारे चीज़ों को जो मैंने आपके सामने पढ़ाया अभी तक, नाउन के बारे में जो भी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको पढ़ाई, उन सारे के सारे टॉपिक्स का अब सेंटेंस में हम यूज करेंगे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने लगाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने के ठीक पहले एक रूल और है माय फ्रेंड्स, जो नाउन को लेकर के
हमको आपके सामने डिस्कस करना है, और वो रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी एक्सपेक्टेशन पर हमें सारे के सारे नाउन के क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे दोस्तों, जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपके सामने डिस्कस किया। तो उन क्वेश्चन को मैंने सोचा कि आज ही डिस्कस कर दें, लेकिन हमें लगता है दोस्तों टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आप इस टॉपिक को नोट करें, कंप्लीट करें। उस टॉपिक को मैं कल के लेक्चर में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इन सारे के सारे रूल्स को जो आज मैंने पढ़ाया, वर्क के बारे में और हेयर के बारे में, फिश के बारे में, इन तीनों नाउन को अच्छे तरीके से दिमाग में रिवाइज कर लीजिएगा कि वो किसी मतलब सेंटेंस में आ करके ये कन्फ्यूज करते हैं। और कन्फ्यूज दोनों तरीके से करेंगे, क्योंकि इनका बिहेव कभी कभी काउंटेबल का भी होता है और अनकाउंटेबल का भी होता है। तो अच्छे तरीके से रिवाइज करें, इनका नोट्स बनाएं। अब इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के कल से हम आपके सामने आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए चलिए फिर से मैं आपको बोलता हूँ गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।